हेलो एवरीवन, आज मैं आप सबके लिए फिर से एक प्यारी सी कहानी लेकर के आ गई हूँ। पढ़ी लिखी बहू। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन ज़रूर दबा दें कि इसी तरह से प्यारी प्यारी कहानियाँ आप तक मैं पहुँचाती रहूँ। तो दोस्तों, चलिए कहानी हम शुरू करते हैं। आँखों में आंसू लिए अवनी चूल्हे में उपले तोड़ तोड़ के डाले जा रही थी, लेकिन आग बार बार बुझ जा रही थी। उसने अपनी जिंदगी में कभी उपले नहीं जलाए थे। उसे जलाने का मौका ही नहीं मिला था। हमेशा आंखों में महत्वाकांक्षा की ऊंची उड़ान भरने के सपने देखती, मोटी मोटी किताबों में उलझी रहने वाली अवनी ने अपने भविष्य का ताना बाना बुना था। एक अच्छी शिक्षिका के रूप में समाज सेवी बनने का, मगर शादी हुई गांव में। शहर के रहन सहन से अचानक गांव के रीति रिवाज को अपनाना पड़ा। आंखें धुएं से लाल हो गई थी। किसी तरह रो धो के खाना बनाया था उसने। सास ससुर और पति का भरपूर सहयोग मिला। ऐसा प्रेम कि उसे अपने मायके में नहीं मिला था। जीवन के कठोर संघर्ष में प्यार की डोर पकड़े वह कब गांव की आबो हवा में आत्मसात हो गई, ये उसे पता ही नहीं चला। परंतु इस डगर में चलते हुए उसे जीवन के खट्टे मीठे अनुभव प्राप्त हुए। उसे याद है, जब वह पहले पहल ससुराल विदा होकर आई तो उसे पता चला कि घर में बाथरूम नहीं है। वह जाए तो कहाँ जाए। डर के मारे उसने न कुछ खाया न पिया। सारी रात ऐसे ही गुजर गई। सुबह हुई, कुछ देर से आँख खुली। अब तो रोकना मुश्किल हो रहा था। पेट फूल कर दर्द करने लगा। शर्म से किसी से कुछ वह कह न पाई। पति से कहा, उन्होंने जेठानी की लड़की के साथ मुझे बाहर भेजा। नई बहू, और वह भी दिन में घर के बाहर निकले वहाँ के लोगों के लिए अजूबा ही था। मगर मेरे पति का सम्मान परिवार के हर छोटे बड़े सदस्य करते थे, अतः मेरी बातों को तिल का ताड़ बनाने की हिम्मत किसी के अंदर नहीं था। वरन उस समय भी गांव की परंपरा में कट्टरता थी। शहरी क्षेत्र से निकलकर बाहरी अर्थात गांव के परिवेश की कल्पना भी नहीं किया था मैंने। इससे पहले मैंने मिट्टी के घर, जानवर, खेत खलियान, यह सब दूर से ही देखा था। इन्हें नज़दीक से देखने का अवसर कभी नहीं मिला। जब अनाज घर पर आता देखकर मन प्रसन्न हो जाता था, किंतु इसके आने की प्रक्रिया में कितना संघर्ष होता है यह मैंने अब जाना। मैं कभी कभी शौक से देखने जाती पके हुए अनाज की बालियां, दूर दूर तक फैले हुए सुनहरे गेहूं के बाल अथवा धान की बालियां देखकर मोहित हो जाती। साहित्य से मेरा जुड़ाव हमेशा से ही रहा है। ऐसे में प्रकृति को इतने करीब से निहार कर मेरे अंदर का साहित्यकार जीवंत हो उठा। सरसों के फूल जब खेतों में दूर दूर तक पीली चादर सदृश फैली हुई थी, मुझे साहित्यकार केदारनाथ अग्रवाल की कविता याद आई। शायद उन्होंने भी इतने नज़दीक से देखा और इसकी सुंदरता को महसूस किया होगा, तभी तो इतना सुंदर और सजीव चित्रण किया है उन्होंने। किसान को अपनी खेती और खेत से कितना लगाव होता है यह मैंने जाना। वह अपने शरीर से ज़्यादा उसका ख्याल रखता है। पहले खेत की चिंता, फिर अपने तन की। मुझे एक वाकया याद आया। जब गेहूं घर पर ही थ्रेशर यानी अनाज मारने की मशीन से मारा गया था और वही मशीन के पास ही छोड़कर हम सब रात होने की वजह से जाकर अपने अपने बिस्तर पर सो गए थे। अचानक बिजली चमकने लगी। हवाएं जोर जोर से चलने लगी। ससुर जी ने आवाज़ लगाई, जितने बोरे बोरियां हो सब ढूंढ के ले आओ। मेरी नींद भी खुल गई। हड़बड़ा कर उठी तो गिरते गिरते बची। घड़ी पर नज़र पड़ी तो रात के 1 बजे थे। बच्चे सो रहे थे। उन्हें चादर उड़ाकर धीरे से जीना उतर नीचे आई तो मुझे देखते ही ससुर जी ने कहा, मौसम बिगड़ गया है, जल्दी बोरा बोरियां ले आओ। मैंने भी तत्काल लालटेन की रोशनी तेज की और ससुर जी को पकड़ाया। चिमनी जलाकर उसके प्रकाश में बखार में कोठरी में जाकर सब जगहों से बोरा बोरियां इकट्ठा किया। फिर थ्रेसर पर पहुंच गए।
बच्चे बड़े सब जल्दी जल्दी गेहूं भरने लगे। ऊपर आकाश में भी निगाहें टिकी हुई थी। जैसे ही भर चुके, मैं तो पहले भागकर घर के अंदर चली गई थी। वैसे ही झमाझम बारिश होने लगी। भारतीय संस्कृति की पहचान हमने यहाँ पर देखा। जीवन की धूप छांव, सुख दुख तो मानव मन पर पड़ता है, लेकिन उसे महसूस करना, एक दूसरे से बांटना, यह लोगों को खूब आता है। बरसात का मौसम था। मेरी परेशानियां बढ़ती जा रही थी। हमेशा पक्की सड़क पर चलती थी, मगर कच्चे रास्ते और मिट्टी की फिसलन में चल पाना मेरे लिए मुश्किल ही नहीं, दूभर था। किचन में जाने को जब ठहर पर पैर रखती तो पैर कहाँ तक सरकता, इसका अंदाज़ा लगाना मेरे बस की बात नहीं थी। घबराकर फिर वापस लौट आती और खूब रोती। कभी मन होता यहाँ के से मायके चली जाऊं, पर सास ससुर व परिवार के सदस्यों के प्यार और सम्मान को देखते हुए यह विचार त्याग दिया। सुबह 4 बजे मेरे कमरे की दीवार थपथपाकर उठाया जाता था, क्योंकि औरतें 5 बजे के बाद बाहर नहीं निकलती थी। चूँकि गांव के पुरुष 5 बजे से लोटा लेकर खेतों की ओर जाते थे, अतः औरतें उस समय बाहर नहीं निकलती थी। लोटा लेकर खेतों में जाना मुझे नागवार लगता था। सोचती, यदि मुझे ऐसे ही रहना पड़ा हमेशा तो मैं मर ही जाऊंगी। खैर 15 दिन जैसे तैसे बीता। ठीक 15 दिन के बाद पतिदेव नौकरी से छुट्टी लेकर मुझे लेने आ गए। उनको देखकर आंखों में आंसू आ गए। मैंने यह प्रण किया कि अपने परिवार यह परंपरा खत्म करूंगी। मैंने इस बात पर जोर दिया कि बाहर खेतों में मल त्यागना पर्यावरण के लिए खतरा है, इससे बीमारी आती है। पहली बात। और दूसरी बात, बहू बेटी खेतों में कभी दूर तक चली जाती हैं तो इससे उनकी जान को खतरा बढ़ जाता है। मैंने कहा, जब तक घर में लैट्रिन नहीं बन जाती तब तक मैं यहाँ नहीं रहूँगी। और वास्तव में मेरे इस निर्णय पर विचार करके ससुर जी ने घर में एक नहीं 3 लैट्रिन का निर्माण करवाया। परिवार में बदलाव लाने का मेरा पहला प्रयास था। हद हो गई। ये आंगन की ऊपरी दीवार का भाग काहे टूट गया पोतये से। ससुर जी की भारी आवाज़ में गूंजी तो बेचारी पढ़ी लिखी बहू सब पका गई। यही पढ़ी हो MFil। अब उसने कौन बताए कि पुताई लिपाई से और MPhil या PhD से क्या संबंध स्थापित है। वह हंस के टाल देती। कितने जतन से प्रयास करके उसने लीपने पोतने गोबरी माटी का काम सीखा था। अपने घर में कभी रंग रोगन करने को ब्रश तक को हाथ नहीं लगाया था। पक्की ईंट की दीवारों का घर, उसमें भी जब पुताई होती तो साफ सफाई मजदूरों से ही करवाया जाता था। ससुराल में सास से पूछा, अम्मा ये गोबरी माटी क्या होती है? सास हंस के बोली, जब गोबरी माटी करने लगोगी तो सब सीख जाओगी। सही मायने में अब वह गांव की परंपरा में ढल गई थी। पूरी तरह से सारे काम को धीरे धीरे कर्तव्य समझकर सीखती गई और निभाती गई। कोई बात चलती तो ससुर कहते बड़े शान से, गांव वालों के सामने मेरी बहू पढ़ी लिखी है, MPhil की है, उसके बराबरी का गांव में कोई भी आदमी नहीं पढ़ा है। गांव के कई स्कूलों से ऑफर मिला पढ़ाने के लिए, मगर उन्होंने मना कर दिया। कहा कि पढ़ाई का मतलब नौकरी नहीं है। 3-3 गांव की जमींदारी जिसके पास है उसकी बहू स्कूल में नौकरी करने नहीं जाएगी। पढ़ाई का मतलब है सभ्यता, अपनी जिम्मेदारी निभाए और हम लोगों की सेवा करे, बस उसे कोई चीज़ की कमी नहीं है। लोग अपना सा मुंह लेकर चले जाते। इधर पढ़ी लिखी बहू का तमगा ओढ़कर वह स्वर्णिम पिंजरे रूपी 4 दीवारी में कैद होकर रह गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। पास के 2-4 बच्चे इकट्ठा कर उन्हें मुफ्त में ट्यूशन पढ़ाने लगी। देखा देखी उसके पास बच्चों की लाइन लग गई। बच्चों को वह तब ट्यूशन पढ़ाती थी जब ससुर जी खेतों को जाते थे। इस तरह मुफ्त शिक्षा देकर उसे बहुत शांति और संतोष मिलता था, लेकिन उसके इस अच्छे कदम पर भी ग्रहण लग गया। वो कैसे, यह हम अगले भाग में आपको बताएंगे। पढ़ी लिखी बहू ने अपना रास्ता खुद बनाया। वह मुफ्त में शिक्षा बांटने लगी।
अभी तक उसके ससुर जी को यह बात नहीं मालूम थी, क्योंकि शाम को वो टहलने निकल जाते। जब तक वे घर आते तब तक बच्चे अपने अपने घर को चले जाते थे। बच्चे भी खुश थे, मुफ्त में ट्यूशन पढ़ रहे थे, और बहू भी खुश। उसकी मेहनत सफल हो गई थी। लेकिन एक दिन दोपहर को घने काले बादल आसमान में छा गए। भोजन लेने के बाद ससुर जी सो गए। सोकर उठे तो देखा बारिश रुक गई थी, परंतु घूमने नहीं गए। इधर बच्चे अपने समय पर पढ़ने आए और लाइन लगाकर बैठ गए। मैं भी उन्हें पढ़ाने लगी। शोर सुनकर ससुर जी उठकर आए। जहाँ मैं पढ़ा रही थी, ससुर जी को देखकर मैं अंदर भागी। यहाँ पाठशाला चल रही है। ससुर जी की भारी भरकम आवाज़ गूंजी। यह भी एक मुसीबत है, ये कैसे जाए यहाँ से, मैं समझ नहीं पा रही थी। अचानक मेरी परछाई उन्हें दिखाई दे गई। पढ़ावे के इतने शौक है तो स्कूल जावा करो, ये मुझे बोल रहे थे। मैं उनकी बात समझ नहीं रही थी। उनसे बच्चे बहुत डरते थे, वे उन्हें देखकर छिप जाते थे। जाओ सब अपने अपने घर, हमारी बहू को परेशान करने आ जाते हो, सबके सब भागो यहाँ से। यह तो थी मेरी पहली संघर्षमय कहानी, जो विफलता हो गई। कुछ दिन चुप बैठने के बाद मैंने प्रगति की राह में एक नई दिशा दी। कभी कभी तो मुझे लगता है मैंने पढ़ लिख कर कोई गुनाह किया। सोचा था कि कभी शादी जैसे पछड़े में नहीं फंसूंगी, परंतु ऐसी कौन सी घड़ी में मैं पड़ी कि एक ही हफ्ते में शादी तय हुई और शादी भी हो गई। जिंदगी में इतना संघर्ष तो मैंने पढ़ाई के वक्त भी नहीं उठाया था। गृहस्थ जीवन का क ख ग तो मैंने यहीं आकर सीखा। मोटी मोटी किताबों में उलझे रहने वाली मैं, यूनिवर्सिटी जाने वाली मैं, जहाँ क्लास करने के बाद घंटों लाइब्रेरी में पढ़ाई करते हुए समय बीतता था, वहीं अब घर की चार दीवारी में कैद। हाथी के सूंड जैसे घूंघट किए सारा दिन बीत जाता। घबराहट होती तो थोड़ी थोड़ी देर पर मुंह खोल लेती, लेकिन ताने बातें सुनने को मिलती। सास तो नहीं, नंद और जिठानी देवरानी बोली बोलने से नहीं चूकती। फिर खुद ही कहती, अरे इस पर तो कुछ भी कहो असर ही नहीं होता। कोई भी कदम उठाते हुए डरती कि कहीं यहाँ के उसूलों के खिलाफ न हो जाए, कब सबकी नज़र में न पड़ूं। बस ऐसे ही धैर्य के साथ परिस्थितियों से मुकाबला कर आगे बढ़ती रही। सही बात भी उन्हें गलत लगती थी। मुझे ऐसा महसूस होता, किताबें पढ़े बिना मुझे नींद नहीं आती थी, लेकिन यहाँ तो कोई किताब थी ही नहीं, पढ़ती क्या, खाक। इसी तरह समय गुजरने लगा। बच्चे बड़े हो गए, समय हो बलवान। समय के साथ चलते चलते एक दिन माघ मेला जाने का सुअवसर मिला, तो वहाँ से 3-4 बुक ले आई। सुख सागर, शिव पुराण। ये पुस्तकें मेरे जीवन में सफलता के बीज बो दिए। इनके जरिए परिवार में मेरी पहचान बनाने में मदद मिली। मेरे द्वारा लाई गई पुस्तक ने तो कमाल ही कर दिया, क्योंकि ससुर जी धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वे बहुत रुचि से नहाने के बाद उन किताबों को पढ़ने लगे। उनके स्वभाव में बदलाव आया। अब तो पहले की तरह चिल्लाते थे, न ही किसी को अपशब्द कहते थे। उनकी बोली में नम्रता आ गई थी। एक दिन की बात है, काम कुछ ज़्यादा था। गेहूं बुआई का समय था। बोरा भर के गेहूं साफ करने में 12 बज गए थे और मैं अभी तक नहाई नहीं थी। देखा तो ससुर जी अपनी धोती लेकर नहाने जा रहे थे। सब सकेल साफ कर उठी और जल्दी जल्दी दाल चावल चूल्हे पर चढ़ा दिया। झटपट आंगन में ही 2 लोटा पानी से नहाई और कपड़े पहनकर किचन में जाकर आटे गूंथने लगी। मन ही मन में डर रही थी कि अभी बवाल करेंगे ससुर जी। सास भी पूजा कर रही थी। हड़बड़ी में हाथ जैसे काम ही नहीं कर रहे थे। मुझे उनका वही पुराना रूप याद आ रहा था। यही सोचकर जियरा घबरा रहा था कि लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। 1 बजे तक भोजन नहीं बना है। जल्दी जल्दी आटा गूंथ रही थी कि ससुर जी की आवाज़ सुनाई दी, दुल्हन जरा शिव पुराण दो, और हाँ सुनो, आराम से भोजन बनाओ, अभी तो रोटी मत सेकना, कुछ पढ़ लें, भगवान का भी नाम ले लें। ओह, जान में जान आ गई मेरे। अभी पिछले 3 साल की ही बात है।
तब देवरानी इस घर में रहती थी और मैं अपने पति के साथ बाहर रहती थी। कुछ दिन के लिए गांव आई थी, तब ससुर जी का दूसरा ही रूप था। वे नहाकर ठहर पर आए या भोजन नहीं तैयार था। रोटी सेक कर दी थी और चूल्हे पर चावल चढ़ा चुकी थी। ससुर जी भड़क उठे और पानी का लोटा फेंक कर बाहर आ गए थे। उनका उग्र रूप देखकर मैं तो डर गई थी। आज ससुर जी का बदला हुआ रूप देखकर मुझे आश्चर्य होता है। ससुर जी शिव पुराण पढ़ रहे थे और सास सुन रही थी। मैं भी सास के पीछे घूंघट करके बैठ गई और सुनने लगी। बच्चे स्कूल गए थे सो फुर्सत में थी। मुझे बैठे हुए कुछ ही देर हुआ कि पुस्तक बंद करते हुए बोले, दुल्हन चला रोटी सेका। एक एक रोटी तवा से उतार कर थाली में परोसने की आदत मैंने ही डाली थी। सभी कहते, नई दुल्हनिया तो घर की नया कर दिया, सबको बदल के रख दिया। मेरी दृढ़ इच्छा शक्ति और परिवार के प्यार ने घर को स्वर्ग बना दिया। गांव में सबकी चहेती बनने पर भी कुछ खट्टे मीठे अनुभव से गुजरना पड़ता था। कहीं मुझे सीख मिली और कहीं मैंने लोगों को सिखाया। जीवन इसी का नाम है। सही जीवन तो गांव वाले जीते हैं। न कहीं दिखावा, न कोई प्रदर्शन। जीने का तरीका तो कोई गांव वालों से सीखे। फागुन मास लग गया था। फागुनी हवा गांव की गलियां चौबारा से होते हुए घर घर में दस्तक देने लगी। सभी बुजुर्ग क्या और जवान क्या फगुआ के रंग में रंगे थे। सभी की जुबान पर फगुआ के बोल सुनाई पड़ता था। श्रृंगार रस और विरही रस से सराबोर ये गीत बड़ा मनभावन था। मैंने अपने जीवन में कभी नहीं सुना था। कहीं चौमासा, कहीं महाभारत बनाए गए सुंदर फगुआ गीत। गोरी मारो न नयनवा से तीर, नहीं जिसके जिगर में लगेंगे वो जियत न बचेंगे। पपिया वो ही देसवा को जाना बसंत में लाना। 12 मासी बिरहा बहुत ही अच्छा आलाप लगा। ढोलक की थाप पर सभी झूम झूम कर गा रहे थे। हमारे यहाँ भी देवर देवरानी, जेठ जेठानी और उनके बच्चे सभी इकट्ठे हो गए थे। होली की पूर्व संध्या सभी हर्षोल्लास से होली जलने की प्रतीक्षा कर रहे थे। हमारे यहाँ भी पूरा परिवार इकट्ठा हो गया था। रात को ससुर जी को छोड़कर सभी पुरुष वर्ग बगिया की रखवाली करने चले गए, क्योंकि होली जलाने में लकड़ियों की आवश्यकता थी। अतः गांव के युवकों का हुजूम रात्रि में लकड़ियां काटकर होलियारी में डालते थे। सो अपने अपने बागों की रखवाली करना उनका दायित्व था। हम सब औरतें गुजिया बनाने में व्यस्त थीं। 7 किलो मैदा का आटा सना था। देखकर मेरी तो हिम्मत जवाब दे गई, बाप रे, 7 किलो की गुजिया बनाने में तो सारी रात बीत जाएगी। मैंने जेठानी से पूछा तो उन्होंने आश्चर्य से पूछा, पहले कभी नहीं देखा क्या? नहीं जीजी, देखा तो नहीं। हमारे यहाँ कोई इतना मीठा भी नहीं खाता। अच्छा, लेकिन यहाँ देखना, यह भी कम पड़ जाएगा। हम तीनों ने मिलकर आधे मैदे की गुजिया बनाई, बाकी सब उठाकर रख दिया। मैं किचन साफ कर रही थी, तभी देखा जिठानी जी को खांसी आ रही है और लगातार आ रही है। मुझे याद आया कि कुछ दिन पहले मैंने खांसी का सिरप जो मंगवाया था वो अभी आधी शीशी बची है। मैंने काम करते हुए कहा, जीजी मेरे पास खांसी की दवाई रखी हुई है, कहो तो दे दो। बबुआ बहू मुझे बता दो, मैं ले लूँगी, तुम अपना काम करो। मैंने कहा, ठीक है, कोठरी में रखी है, ले लीजिए। कहते हुए मैं अपने काम में व्यस्त हो गई। सिरदही जीजी शीशी लेकर लौटी, मुझे दिखाकर पूछी, यही शीशी है ना? दूर से एक नज़र दौड़ाई और कहा, हाँ यही है, 2 ढक्कन पी लीजिए। जीजी अपने कमरे में दवाई लेकर चली गई। मेरा काम भी समाप्त हो गया, अतः मैं भी अपने रूम में जाने को आगे बढ़ी। रास्ते में ही जीजी का रूम था। दरवाज़ा खुला था और जीजी सामने ही खड़ी थी और दवा की शीशी खोल रही थी। जैसे ही एक ढक्कन दवा मुंह में डाली, चिल्ला उठी, बबुआ बहू जहर पिला दिया तुमने मुझे। उनकी चिल्लाहट सुनकर मैं पलटी। जीजी क्या हुआ? आंखों के आगे अंधेरा छा गया, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अचानक दौड़कर नीचे आंगन में आई और उल्टी करने लगी। मेरी हालत तो इतनी खराब हो गई कि क्या बताऊं।
मैंने ईश्वर को याद किया। मेरी सांसें तेज हो गई थी और शरीर बेकाबू हो रहा था। जब भी कोई बड़ी समस्या मेरे सामने आती है, ईश्वर मेरी सहायता हमेशा करते हैं और मुझे उन पर भरोसा ही नहीं, पूरा पूरा विश्वास है। हालांकि गलती मेरी नहीं थी। सुबह इस घटना की जानकारी सभी को ससुर को जी में ने हमें बताया कि मैंने खांसी की दवा फेंक कर इसमें दाद की दवा लाकर रख दी थी। ओह, मुझे से कितनी बड़ी भूल हो गई, बिना दवा देखे ही पीने के लिए कह दिया। कितनी बड़ी बेवकूफ़ी। राम न करे यदि आज जीजी को कुछ हो जाता तो सारा कसूर मेरा ही माना जाता। सही कहा है, हानि लाभ जीवन मरण, जस अबजस विधि हाथ है। ससुर जी की अनभिज्ञता से आज कितनी बड़ी अनहोनी होते होते बच गई। उन्हें ये नहीं मालूम था कि किसी शीशी में कुछ रखने के पहले उसका लेबल निकाल देना चाहिए। खैर, इस घटना से मुझे बड़ी शिक्षा मिली। उस दिन के बाद मैंने किसी को भी रखी हुई दवा कभी नहीं दिया। जीवन की बगिया लहलाती हुई चल पड़ी थी, जिसमें सूर्य की तपिश के साथ स्नेह रूपी जल भी था। जब और उसी के बलबूते मैं अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर हो सकी थी, नहीं तो उस स्वर्ण पिंजरे बंगले में मेरा दम घुट जाता। एक दिन की बात है, सुबह सुबह हम सब अंदर थे और चाय बन रही थी। कुछ देर में देवरानी ने चाय बनाई और उसे बाहर भिजवा दिया। हम सब भी चाय पीने लगे। तभी अचानक बाहर से जोर जोर से लड़ने की आवाज़ आई। दौड़कर दरवाजे तक पहुंचते ही दरवाजे की ओर से देखा तो दोनों भाई आपस में ही लड़ झगड़ा कर रहे थे। पीछे मुड़कर देखा तो देवरानी भी गायब थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। लड़ाई का कारण समझ में आए तो उसका निराकरण किया जा सकता है, परंतु क्यों ये आपस में बतकही कर रहे हैं, यह मेरी समझ के बाहर था। और देखा तो चाय भी किसी ने नहीं पी थी। सब ने अपनी अपनी चाय फेंक दी थी। दिल और दिमाग दोनों बड़ी तेजी से काम करने लगा। कभी मैं देवर को समझाती और कभी पतिदेव को। अंततः बात इतनी बढ़ गई थी कि वह अलगौजी तक पहुंच गई। मेरा तो सर्वांग सुन्न हो गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे रहते घर दो पार्ट में कभी नहीं बट सकता। मेरे पति इतने ज़्यादा गुस्से में थे कि सारा सामान निकाल कर बाहर रखवा दिए और मुझे से कहा, चलो हम शहर वाले घर में रहेंगे। ससुर जी मेरे पास आकर बोले, एमफिल तुम बनाओगी खाना तभी खाएंगे, ये वकीलवा के संग तो कतई न रहेंगे। मैंने हड़बड़ाहट में पति की बाह पकड़ ली और कहा, आपको जाना है तो जाओ, मैं तो नहीं जाऊंगी। बूढ़े सास ससुर की सेवा कौन करेगा। पति को अपना फैसला सुना दिया और अंदर गई। देखा तो देवरानी चादर ओढ़कर सो गई थी। फिर भागकर बाहर आई। मेरा फैसला सुनकर वातावरण कुछ शांत हो गया, मगर माहौल अभी भी कुछ गर्म था। मुझे देखते ही देवर बोला, भाभी जी आधी कप चाय पिलाओ, कचहरी जाना है। उनकी बातों से ऐसा नहीं लगा था कि कुछ देर पहले दोनों भाई में गहमा गहमी झड़प हो रही थी। मैंने झटपट चूल्हा जलाकर चाय बनाई और उन्होंने उनको दे आई। वे कचहरी चले गए। मुझे ससुराल की एक बात बड़ी अच्छी लगी कि कोई बात को दिल में नहीं रखते और न ही उसे प्रतिष्ठा से जोड़ कर देखते हैं। क्षणिक में ही है। सारा माहौल सामान्य हो गया था, लेकिन मेरे लिए नया ही था। मैंने अपने को संयत किया और नहा कर आई। सब्जी में छौंक लगा दी और देवरानी छत से नीचे उतरकर रसोई में आई और बोली, जी खाना अलग बनेगा क्या। मैंने कहा, अलग विलग नहीं बनेगा, चलो बनाओ, सब साथ में भोजन करेंगे। अलगौ जी का दुख तो मैंने झेला था मायके में। मुझे पता है परिवार अलग होकर टूट जाता है, उसका बाहरी समाज पर बहुत बुरा असर पड़ता है। मैं भरसक कोशिश करूंगी कि मेरे ससुराल वालों को इस दंश न झेलनी पड़े। मेरी यह कोशिश कामयाब भी रही। हालांकि शहर में सभी अलग अलग हैं, तथापि गांव में सभी एक ही हैं और मेरा परिवार पूरे गांव में एक मिसाल बन गया है जहां कभी मनमुटाव और लड़ाई नहीं हुई। मुझे अपने घर पर गर्व है। तो दोस्तों, पढ़ी लिखी बहू ये कहानी आपको कैसी लगी? अपना फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइए कि परिवार में खुशहाली एकजुटता से है कि अलगौजी से। तो दोस्तों, इसी तरह से प्यारी प्यारी कहानियों के लिए
आप मेरे चैनल स्टोरी विद किरण को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल का बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि प्यारी प्यारी कहानियों का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर से मैं एक प्यारी सी कहानी के साथ आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।